हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीके और जीएस के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, जहां पर मैंने 100 प्रीवियस ईयर पेपर के जीके के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन वहां पर आपके साथ डिस्कस किए थे दोस्तों। ये उसी का ही सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम और आगे के 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है, जो ये क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है दोस्तों, ये आपको हमारे एग्ज़ाम फंडा ऑफिशियल चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो वहाँ पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियो जो चैनल पर आते हैं, साथ ही साथ जो हमारे अन्य चैनल हैं, उनके वीडियो भी आपको जो लिंक है वो वहाँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, या तो आप उसकी मदद से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सर्च कर कर भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों? क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, आयोडीन होती है, या ब्रोमीन होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन जो होती है दोस्तों, हैलोजन, वो कांच पर प्रहार करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? जो मानव नेत्र हैं, जो दूरदृष्टि दोष होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी, या हाइपरमेट्रोपिया? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मानव नेत्र जो कि दूरदृष्टि दोष से रिलेट करता है, यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया। याद रखें दोस्तों, जो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं दोस्तों? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 किलोमीटर में दोस्तों 10 लाख यहाँ पर मिलीमीटर होते हैं। याद रखें दोस्तों, 1 किलोमीटर में कुल 10 लाख यहाँ पर मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेलता हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण है? कार साइकिल से भारी होती है, कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2 होते हैं, या साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, या फिर दोनों की चाल में अंतर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो साइकिल सवार और कार चालक होते हैं दोस्तों, ये दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, केंद्र की तरफ अपना जो है ये बल को महसूस करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती हैं, तो ये क्या होती हैं दोस्तों? एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की रेखाएं होती हैं, ये आपस में समानांतर होती हैं दोस्तों, साथ ही साथ ये समान दूरी पर भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा दोस्तों? कैलिडोस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, या इपीडियास्कोप? तो छोटी रंगीन टुकड़ों से बनने वाला जो आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कैलिडोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अक्रिय गैसों जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, या 2 होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुल 8 परमाणु जो होते हैं दोस्तों, वो अक्रिय गैस परमाणुओं के बाहरी कक्ष में कुल 8 जो होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? जो चलती हुई कार और रेल इंजन है दोस्तों, दोनों में ही समान गतिज ऊर्जा है,
तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, कार का, रेल इंजन का, दोनों का समान होगा दोस्तों, या फिर यहाँ पर निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रेल इंजन जो है उसका संवेग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मछलियाँ जमे पानी में झील में जीवित रह सकती है। जो मछलियाँ हैं वो जमे पानी में भी झील में जीवित रह सकती हैं, इसका क्या कारण है दोस्तों। मछलियाँ गर्म खून की होती है, मछली बर्फीले मौसम में सुसुप्तावस्था में रहती है, जबकि झील की तली का पानी जमता नहीं है, बर्फ मछलियाँ तक ऊष्मा पहुँचाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो झील की जो तली होती है उसमें पानी जमता नहीं है, खाली ऊपर ऊपर आपको एक बर्फ़ की परत नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो ये साधारण मशीन की जो क्षमता है दोस्तों, ये किस तरीके से दर्शाई जाती है, ये दर्शाई जाती है दोस्तों कार्य से, शक्ति से, किलोवाट में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साधारण मशीन की जो क्षमता है दोस्तों वो कार्य शक्ति या किलोवाट में नहीं दर्शाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है। यहाँ पर पूछा गया है हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, वेग का, आवृत्ति का, तरंग लंबाई का, या गति का। तो हर्ट्ज जो होता है ये किसका मात्रक होता है दोस्तों, हर्ट्ज यहाँ पर होता है आवृत्ति का मात्रक। याद रखें, आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसे हर्ट्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री पर दोस्तों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डीएनए का मूल मात्रक क्या है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है, विटामिन है, न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ वसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं दोस्तों ये डीएनए के मूल मात्रक या यूनिट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह और अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। तो इसे क्या कहा जाता है, पेल्टियर प्रभाव, डॉपलर का प्रभाव, या अल्ट्रासोनिक आवाज़, या सबसोनिक आवाज़। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो डॉपलर का प्रभाव है दोस्तों वो एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह और अवरोह क्रम में हमें सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चूने का पत्थर जो है वो डैश की तरह चट्टान है। जो चूने का जो पत्थर है दोस्तों ये सेडिमेंट्री टाइप का है, इग्नियस है, या मेटामॉर्फिक है, या मेटा सेडिमेंट्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो चूने के पत्थर की तरह चट्टान होती है दोस्तों। तो इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है या सेडिमेंट्री चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एसी जनित्र जनरेटर का मुख्यतः क्या कार्य होता है। जो एक मुख्यतः होता है जो एसी जनित्र जनरेटर जो होता है ये मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर होता है, कुंडली होता है, या क्षेत्रीय चुंबक होता है, या स्लिप रिंग और बुशेस होता है, या उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त तीनों, यानी आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और बुशेस जो होते हैं दोस्तों ये जनरेटर से रिलेट करते हैं, जनरेटर के साथ ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केरोसिन मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की क्या इकाई होती है। जो मिट्टी का तेल होता है उसके आपेक्षित घनत्व की क्या इकाई होती है दोस्तों, मीटर क्यूब पर किग्रा, किग्रा पर मीटर क्यूब, किग्रा पर मीटर स्क्वायर, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई यहाँ पर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, 30,000 मीटर प्रति घंटा, 300 मीटर प्रति सेकंड, 1000 मीटर प्रति सेकंड, या 300 मीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ध्वनि का जो वेग होता है हवा के अंदर वो कितना होता है दोस्तों,
300 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब स्टील की प्लेट को सूखे बर्फ से ठंडा किया गया हो या फिर पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। या नेक्स्ट, प्लग और प्लग प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो। या लास्ट ऑप्शन है, पीतल का प्लग गर्म किया जाए और स्टील का प्लेट को ठंडा किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक मैकेनिक जब एक पीतल के प्लग और स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छिद्र है तो उसमें कसकर लगाना चाहता है तो अच्छी पकड़ तब होगी दोस्तों जब पीतल का जो प्लग होगा वो ठंडा होगा, जबकि स्टील की प्लेट जो होगी दोस्तों वो गर्म होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो आणविक सूत्र है दोस्तों वो क्या होगा? CaOCl2, CaCl2, CaO या CaOH2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होगा, आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा दोस्तों? CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चांदी का रासायनिक प्रतीक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है दोस्तों? ऐसा ही होता है, एस से दर्शाया जाता है, Ag से दर्शाया जाता है या Sn से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो चांदी होती है दोस्तों उसे Ag से दर्शाया जाता है, जबकि SI सिलिका के लिए होता है, S सल्फर के लिए होता है, जबकि Sn जो होता है दोस्तों ये टिन के लिए होता है। तो याद रखें चांदी का रासायनिक प्रतीक जो होता है दोस्तों वो होता है Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? मीथेन लाया जाता है, इथेन लाया जाता है, इथीन लाया जाता है या एसिटिलीन लाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन यहाँ पर काम में लिया जाता है दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, जो रेजिस्टेंट है दोस्तों वो किससे मापा जाता है? वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में या कूलाम में? तो ये सभी जानते होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओम में जो है दोस्तों रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर वर्नियर का अल्पतम माप क्या होता है? जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसकी अल्पतम माप की व्याख्या क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान गुणा वर्नियर के कुल खानों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर के कुल खानों की संख्या और मुख्य पैमाने के एक खाने का मान का अनुपात। या फिर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और वर्नियर पैमाने के कुल खानों की संख्या का यहाँ पर अनुपात। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर के कुल खानों की संख्या तथा वर्नियर का मुख्य पैमाने दोनों पैमानों की कुल खानों की संख्या का अनुपात। तो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है दोस्तों उसका अल्पतम माप किस तरीके से दर्शाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मुख्य पैमाना होता है उसके एक खाने का मान और वर्नियर पैमाने के कुल खानों की संख्या का जो अनुपात होता है दोस्तों वो वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतम माप को क्या दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जो माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, पोटेशियम फॉस्फेट या फिर पोटेशियम सल्फाइड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 55 का? यहाँ पर माचिस उद्योग में जो प्रयोग किए जाने वाला रसायन है वो क्या है दोस्तों? वो है पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। याद रखें माचिस उद्योग में प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के इलाज में, हेपेटाइटिस ए के इलाज में या ऑर्थराइटिस के इलाज में? तो यहाँ पर कीमोथेरेपी का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? कीमोथेरेपी का इलाज किसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के इलाज में यहाँ पर कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है दोस्तों? एक्स किरणें,
अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है दोस्तों यहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो गामा किरणें होती हैं दोस्तों, ये सबसे कम तरंग लंबाई की यहाँ पर किरणें होती हैं। तो गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितनी तीक्ष्ण आवाज़ यानी श्रिल यहाँ पर साउंड होगी उतनी ही ऊंची होगी। क्या होगी दोस्तों? स्थिरता, आवृत्ति, तरंग लंबाई या तरंग वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पिच, आवृत्ति यहाँ पर होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक पात्र जिसमें पानी है एक बीमा तुला पर साम्यता में है। एक पात्र जिसमें पानी है उसमें वो बीमा तुला पर साम्य अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में है। जब कोई पात्र को तली और इसकी सतह को बिना छुए हुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखा हुआ है उस तुला का पैमाना ये झुक जाता है, ऊपर उड़ जाता है या स्थिर रहता है या अपूर्वानुमानित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर चीनी यात्री हेन सेंग जब निम्नलिखित के शासनकाल में भारत दौरा किया था। जो चीनी यात्री था हेन सांग, उसने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के काल में या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। तो चीनी यात्री हेनसोंग ने कब भारत का दौरा किया था दोस्तों? हर्षवर्धन के काल में हेनसांग चीनी यात्री जो था वो भारत का उसने दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है। तो किस प्रकार के युग से हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है दोस्तों? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या लौह युग से। तो यहाँ पर हड़प्पा की जो सभ्यता है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो कांस्य युग से संबंधित है, कांसे के युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एलोरा जो है वो साका के लिए जुड़ा हुआ है, महाबलीपुरम जो है वो राष्ट्रकूट से जुड़ा हुआ है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव वंश से जुड़ा हुआ है या खजुराहो जो है वो चंदेल वंश से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर है खजुराहो जो है दोस्तों वो चंदेल वंश से जुड़ा हुआ है। चंदेल वंश के द्वारा जो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित युग ने प्रारंभ किया था। जो गृह शासन आंदोलन था वो किसने प्रारंभ किया गया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जो थे उनके द्वारा गृह शासन आंदोलन का तो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इनमें से बताना है दोस्तों कि भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है। गंगा नदी है, महानदी नर्मदा, कृष्णा गंगा ताप्ती, कावेरी गंगा महानदी या नर्मदा ताप्ती कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कावेरी गंगा और महानदी दोस्तों ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। रेशा फसलें जो हैं निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कपास, सन और जूट जो है ये रेशा फसलें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। जो पवन वेग है दोस्तों वो किससे संबंधित है? पृथ्वी के चक्रण से, पृथ्वी के घूर्णन से, दाब प्रवणता से या तापमान से। तो पवन वेग जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? यहाँ पर ये किससे संबंधित होंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दाब प्रवणता, यानी प्रेशर पर निर्भर करते हैं दोस्तों पवन वेग। या जो पवन वेग जो है दोस्तों वो प्रेशर पर इंटेंसिटी जो दाब प्रवणता होती है उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। जो मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा,
थायराइड ग्लैंड के द्वारा, थायमस के कारण, या फिर कॉपर्स लूटियम के कारण। तो यहाँ पर जो मानव शरीर का रक्तचाप है दोस्तों, वो किसके द्वारा नियंत्रण में आता है? ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है दोस्तों, उसके द्वारा मानव शरीर का ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से है? किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से है? सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्राप्ति, सरकारी व्यय घाटा उधार, बजट घाटा घटा उधार और देयताएं, या बजट घाटा। तो यहाँ पर जो घाटा वित्तीयन है ये किससे तात्पर्य करता है दोस्तों? बजट घाटे से ये रिलेट करता है, या बजट घाटे से इसका तात्पर्य होता है घाटा वित्तीयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों, मॉनेटरी फंड, ये जो है ये किस लिए के सदस्य देशों की सहायता करता है? उनके भुगतान संतुलन एवं उनकी लघु असाम्यावस्था अवधि के दौरान, उनके भुगतान संतुलन में उनकी दीर्घ असाम्यावस्था अवधि के दौरान, आर्थिक और मौद्रिक मामलों में उनको परामर्श देकर, या इनमें से सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, या कनाडा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है एकदम करेक्ट होगा। अमेरिका के अंदर सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत हुई थी। तो याद रखें, यूएसए में सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? कौन सा नृत्य यहाँ पर दोस्तों अकेले किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, या ओडिसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जो मोहिनी अट्टम जो डांस होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है दोस्तों ये केवल अकेले ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो ऑटोमोबाइल होता है उसके इंजनों में जो एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा मिथेनॉल, या इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है दोस्तों, इसका जो प्रयोग है वो ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? जो पंचशील का सिद्धांत है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता, और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता जो है दोस्तों ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एंटीजन एक पदार्थ है जो कि शरीर का तापमान कम कर देता है, क्षति पहुंचाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, या विषहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन क्या होते हैं दोस्तों? एंटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देने वाले पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में मौजूद होते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं दोस्तों ये प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटरों में जो वायरस का संबंध निम्नलिखित से है? धूल के कणों से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं दोस्तों ये एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कि प्रक्रिया का पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अनुकरण जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करता है।
वास्तविक भौतिक सिस्टम के सादृश्य क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर को सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, या फिर सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है। तो अनुकरण जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों? अनुकरण जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत वास्तविक भौतिक सिस्टम के सादृश्य क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है, या इनमें जो भी कोई सूचना स्टोर की होती है ये उस तक पहुंच सकता है, इनमें से कोई भी भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, यह अप्रतिबिंबता ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अप्रतिबिंबता ढंग से अपनी सूचना जो है वो पहुंचाने का कार्य करता है। कंप्यूटर का संबंध जो होता है वो अप्रतिबिंबित ढंग से, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू कहलाती है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट, या मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, या फिर स्टोर, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट यहाँ पर आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, या फिर गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण जब यह अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण होता है। तो यहाँ पर विश्राम जड़त्व जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जल का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो सर्वाधिक यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए निम्न में से किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस माप यंत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर, एपिसोमीटर, हाइग्रोमीटर, या फिर बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर जो है उसके द्वारा वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है दोस्तों? चालन, संवहन, विकिरण, या विकिरण और संवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो चालन होता है दोस्तों, चालन के कारण धातुओं की जो होती है वो गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, या लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या फिर यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है वो लोहे के भार से कम होने के कारण यहाँ पर जो जल पृष्ठ पर है लोहे के टुकड़े नहीं तैर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दांतों के डॉक्टर द्वारा जो परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, जो लाइट वेव्स हैं उनको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस प्रकार का यहाँ पर लेंस
काम में लिया जाता है दोस्तों, या दर्पण काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का जो है यहाँ पर दोस्तों प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है दोस्तों? ये गैस है, मिश्रण है, यौगिक है या विलयन है? तो वायु जो है दोस्तों वो एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, तो वो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाता है 1/6 के बराबर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये इसका राइट आंसर होगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? इसका अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 1.33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है दोस्तों? पुतली, दृष्टिपटल, रक्तपटल या स्वच्छ मंडल कॉर्निया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आँख का अंदरूनी पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पर? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना जो है दृष्टि पटल जिसे हम कहते हैं रेटिना, वो आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर जो पानी है वो किस तापमान पर उबलने लगता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल नियम के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है ये? नियत दाब पर, नियत तापमान पर, नियत दाब एवं तापमान पर, या नियत दाब लेकिन परिवर्तित तापमान पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो बॉयल का जो नियम है वो नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जो सामान्य वैद्युत उपकरण है दोस्तों उसके लिए फ्यूज तार में कौन कौन से जो गुण होने चाहिए? मोटा तार होना चाहिए, पतला होना चाहिए, निम्न गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए, या उच्च गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, यानी पतला होना चाहिए धातु और निम्न गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए। सामान्य वैद्युत उपकरणों में जो फ्यूज तार काम में लिया जाता है वो पतला होना चाहिए और उसका निम्न गलनांक मिश्र धातु वो बना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की यहाँ पर खपत होगी। कितनी खपत होगी दोस्तों? यहाँ पर सबसे ज़्यादा 40 वाट के बल्ब जो होंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर द्रव की बूंदें जो आकृति गोलाकार होने का क्या कारण होता है? द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का यहाँ पर क्या कारण होता है दोस्तों? यहाँ पर विस्कासिता, वायुमंडलीय दाब, अल्प भार या पृष्ठ तनाव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी, या इनमें से कोई नहीं? तो किस में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के अंदर भी यांत्रिक ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसके से ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किग्रा जल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का इसमें मान पूछा गया है। 1 किग्रा जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री करने के लिए यहाँ पर आवश्यक ऊष्मा का यहाँ पर मान पूछा गया है दोस्तों। तो इस आवश्यक ऊष्मा का मान हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो मान है वो 30 डिग्री से 80 डिग्री तक ऊष्मा को पहुंचाने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर mc dt की जो
इक्वेशन होती है दोस्तों वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर 80 माइनस 30 करेंगे, तो 80 माइनस 30 करते यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, 50 किलो की लहरुई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर सिर्फ डी टी यानी कि T2 माइनस T1 आपको यहाँ पर करना है। बाकी m की जो वैल्यू है दोस्तों, वो m की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 दी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो 50 किलो कैलोरी है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है, आमाशयी रस में HCl होता है, या पित्त रस क्षारीय होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो रक्त जो होता है दोस्तों वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मछली निम्नलिखित अंग की सहायता से सांस लेती है। तो मछली किस अंग से सहायता से सांस लेती है? फेफड़े, त्वचा, गिल या पंख? तो सभी जानते हैं गिल के द्वारा जो है मछली जो है वो सांस लेती है पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सा रोग जो है दोस्तों वो जीवाणुओं के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या हैजा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण जो होने वाला रोग है दोस्तों वो है हैजा। हैजा जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं होता दोस्तों? रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्त्राव, मूत्र को बाहर निकालना, या शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करना? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गुर्दे का जो कार्य है वो कौन सा नहीं है? रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का नियमन करने का जो कार्य है वो गुर्दे का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश यहाँ पर वहन करता है दोस्तों? 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश? तो सभी जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋणावेश जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। कार्बोरंडम जो होता है दोस्तों वो किस लिए का प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरक के तौर पर, पेंट के तौर पर, या औषधि के तौर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। कार्बोरंडम का प्रयोग यहाँ पर ना तो उर्वरक, ना पेंट, ना औषधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सही है? अम्ल में कम से कम 1 हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, कुल अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, या अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं में इसकी क्षारकता कहा जाता है। जो विस्थापनीय हाइड्रोजन है इनकी क्षारकता कहा जाता है, या इनमें से सभी हैं जो हैं वो करेक्ट हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जो अम्ल के जो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो इसकी क्षारकता को दर्शाते हैं अम्ल की को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जो जबकि गीला बालू जो है वो द्युतिहीन होता है? ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये एक प्रकाशहीन भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, या इसका कारण पारेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कारण जो होता है वो परावर्तन होता है, जिसके कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब यहाँ पर हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम टुकड़ा डालकर, चूने के पानी में गैस को गुजार कर, या उपयुक्त में से कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है जिससे हम पता लगा सकें O2, CO2, H2 और N2 गैसें भरी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को हाथ पीछे खींचकर क्यों लाता है? पकड़ते वक्त वो हाथ को पीछे क्यों खींचता है दोस्तों? बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है इसलिए,
हो सकता है कि उसे कम बल लगने कम बल जो है वो उसे लगाने की आवश्यकता हो, या फिर हो सकता है कि उससे अधिक बल जो है उसे रोकने के लिए उसे समय मिल जाए, अधिक बल लगाने के लिए उसे समय मिल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि हो सकता है उसे कम बल लगाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो कक्ष है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? यहाँ पर किस ग्रह का कक्ष जो है दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? शनि, बुध, बृहस्पति या शुक्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जो पृथ्वी के सबसे पास का जो ग्रह है, जिसका कक्ष सबसे नज़दीक है वो पृथ्वी के, वो कौन सा दोस्तों? शुक्र ग्रह है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन से हैं दोस्तों? इनमें से अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या पराबैंगनी किरण? तो सभी जानते हैं दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है वो मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। पराबैंगनी किरणें यहाँ पर जो है वो हानिकारक होती है, पर सबसे ज़्यादा हानिकारक, ठीक है, सबसे ज़्यादा हानिकारक यहाँ पर गामा किरणें जो होती हैं वो मनुष्य के लिए होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सी नदी यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अमरावती नदी जो है दोस्तों, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1931 को जो थे शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो कौन से वर्ष में हुआ दोस्तों? 1856, 1857, 1858 या 1859? तो सभी जानते हैं ये नई बात, नया क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। 1857 जो है इसका राइट आंसर होगा। 1857 में पहली जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो 1857 में लड़ी गई थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स के दिया जाना चाहिए, प्रोटीन दिया जाना चाहिए, विटामिन दिया जाना चाहिए या वसा दी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो है दोस्तों यहाँ पर तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ए जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? यानी नेफा के रूप में कौन सा जो यहाँ पर राज्य है वो जाना जाता था दोस्तों? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर नेफा के रूप में जो है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, कोलकाता में, हैदराबाद में या अवाड़ी में? तो हैवी व्हीकल्स जो है दोस्तों ये फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये फैक्ट्री जो है दोस्तों ये अवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड, प्लेनेट, सैटेलाइट या कॉमेट? तो एक पत्थर या धातु का पिंड जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है एस्टेरॉयड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? एम.जी. रानाडे द्वारा, पंडित गणेश रामाबाई द्वारा, गोपाल गणेश अग्रकर द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से किसी ने भी प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पर नहीं की थी, तो शायद संस्थापक या मुखिया नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति यहाँ पर प्रस्तुत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटे?
तो यहाँ पर विलय नीति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? यहाँ पर विलय नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? यानी किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने यहाँ पर भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था दोस्तों? सूरत सत्र के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन या दांडी यात्रा के दौरान? तो यहाँ पर किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो चंपारण के आंदोलन के बाद यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में न्यू कैसल है, जो न्यू कैसल है वो इंग्लैंड में क्या है दोस्तों? इंग्लैंड की महारानी का निवास स्थान, इंग्लैंड के महाराजा का निवास स्थान, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो है इनमें से कोई भी इसका आंसर राइट आंसर नहीं है। जो इंग्लैंड में जो न्यू कैसल है दोस्तों वो एक तरीके का महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत की जाती है? कौन सी फसल जो है उसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत की जाती है? मोटे अनाज, तंबाकू, मक्का, मूंगफली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं दोस्तों उनकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना उपग्रह वाले ग्रह, जो बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं दोस्तों? बुध और शनि, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, या मंगल और शुक्र? तो ऐसे कौन से उपग्रह, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जो बुध और शुक्र हैं दोस्तों इनके पास खुद का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सागा दावा जो है दोस्तों वो किस धर्म का पर्व है? बौद्ध धर्म का, इस्लाम का, जैन का, या हिंदू धर्म का? तो जो सागा दावा है वो किस धर्म का पर्व होता है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म का जो है पर्व होता है सागा दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है दोस्तों? गंगा मोहना में गिरती है, केरल का समुद्र तट पे गिरती है, कच्छ के रण में, या गोदावरी के मुहाने पर ये गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कच्छ का जो रण है वहाँ पर जाकर लूनी नदी जो है वो गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सबसे अधिक फारसी कहाँ रहती है? ईरान में, इराक में, भारत में, या सऊदी अरब में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं दोस्तों? ईरान में, इराक में, भारत में, सऊदी अरब में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो फारसी हैं वो कहाँ रहते हैं दोस्तों? ईरान में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों? रिसालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, या वर्धमान महावीर? तो जैन धर्म के जो असली संस्थापक है उन्हें किनको कहा जाता है? वर्धमान महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो प्रचलन है वो किसके शासनकाल में हुआ था? जो विमान शैली का जो प्रचलन है वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? मौर्य वंश में, चौल वंश में, गुप्त वंश में, या राष्ट्रकूट वंश में? तो राष्ट्रकूट वंश में जो था दोस्तों विमान शैली का प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ था। बेलाडीला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, लोहे के लिए, तांबे के लिए, या कोयले के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो बेलाडीला है वो लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? टेलीफोन लाइनों में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा होती है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बड़ाका जनजाति जो है भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? बड़ाका जनजाति जो है वो भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु की ये जनजाति है बड़ाका। बड़ाका जनजाति जो कहाँ की है दोस्तों? तमिलनाडु की वो यहाँ पर जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, मेधा पाटेकर, ममता बनर्जी, या सुंदरलाल बहुगुणा? तो यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है दोस्तों मेधा पाटेकर यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों पर जो अत्यंत परिणामित होता है, जब पृथ्वी के नीचे के शैल स्तरों में जब हलचल होती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी आते हैं, या बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, या चक्रवात आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
भूकंप आते हैं। जब भी पृथ्वी के नीचे की जो चट्टानें वो हिलती है तो क्या आता है दोस्तों, भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के प्रभाव का क्या कारण है? पृथ्वी का तापमान कम होना, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या पृथ्वी का तापमान स्थिर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ट्रैकोमा रोग जो है दोस्तों किस अंग से संबंधित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैकोमा रोग जो है वो किस रंग से संबंधित है? नाक से, आँख से, कान से या दांत से? जो ट्रैकोमा होता है दोस्तों, ये जो रोग है ये आँख का रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सबसे धीरे चलता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे धीरे चलता है? धीरे चलने की यहाँ पे बात हो रही है, चंद्रमा, बुध, शनि या बृहस्पति। तो सबसे धीरे चलने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह है जो बहुत ही धीरे यहाँ पर चलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के आने वाले कई सारे वीडियो हैं दोस्तों जिसमें मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे के जितने भी हैं सारे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।